सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास के अंदर मैं तुम्हें कराया था इलिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट करवाया था, जिसमें मैं तुम्हें ट्रेडिंग अकाउंट के क्वेश्चन कराए थे। ठीक, फर्स्ट था थर्ड था? थर्ड था ना, ठीक है। तो देखो उसमें क्या था, तुम्हारे पास ट्रेडिंग अकाउंट का क्वेश्चन था, और ना अगर तुम और उसके पिछले क्वेश्चन वगैरह देखोगे उसमें तुम्हें क्या है कि ये मान लो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इनको क्लासीफाई करने वाली बात है। तो एक एक बार देख के समझ जाओगे, वरना अगर तुम्हें लगा कि हाँ भाई नहीं हो रहा है, अगर वाले क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, डाउट निकल रहे हैं, तो पूरी बता दूंगा, उस पर भी ना एक क्लास चलेगी फिर, मतलब कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे और कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर एक क्लास चलेगी। देखो अभी ना मैं तुम्हें पहले ना दोबारा से एक बार नेट परचेस निकालना सिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी आज जो होगा ना, आज हम कोई ये मान लो कोई नई चीज ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन कैलकुलेशन करनी सीखेंगे बहुत सारी, जो भी कैलकुलेशन होती है वो। तो लास्ट क्लास में तुम्हें याद है मैं तुम्हें नेट सेल का फॉर्मूला बताया था। ठीक है, दूसरी चीज समझो भाई, दूसरा मेरे पास क्या हो जाएगा, दूसरा इस टाइप से है, जैसे मान के चलो मैंने COGS कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बताया था। ठीक है, कैसा था, ओपनिंग प्लस परचेज, ठीक है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसमें से माइनस कर दो क्लोजिंग इन्वेंट्री, ऐसा था ना। तो ये पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो लास्ट क्लास का जो हमारे पास एक फॉर्मूला है, पहले उसे देख लो एक बार कि क्या क्या चीज हमारे पास थी। सबसे पहला फॉर्मूला था हमारे पास COGS का, इसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालते हैं, जो मेरे पास पहले ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक, इसमें प्लस कर दो परचेज। ठीक है, ऐसे तो है ना भाई, जैसे मेरे पास ओपनिंग स्टॉक था उसमें ना प्लस कर दो परचेज। भाई परचेज कौन सा होना चाहिए, नेट परचेज होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। उसके बाद जो हमारे पास अगला था वो था डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में जैसे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, लास्ट में क्या तुम्हें क्या माइनस करना है, जो क्लोजिंग इन्वेंट्री या फिर जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको माइनस कर दो। जो तुम्हारे पास क्लोजिंग स्टॉक बोल सकते हैं या फिर इन्वेंट्री भी बोल सकते हो, इसको माइनस कर दो तो तुम्हारे पास COGS आ जाता है। ठीक है, अब मैं तुम्हें ना भाई नेट परचेज की कैलकुलेशन थोड़ी और मान लो जो एक बड़ी डेफिनेशन जो दे सकते हैं वो बता रहा हूं कि जो तुम्हारे पास नेट परचेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। भाई जो नेट परचेज है ना उसको निकालने के लिए अब देखो भाई बेसिक सा तरीका है। सबसे पहले हमारे पास क्या कि हम लिखेंगे परचेज, कि हमने परचेज कितना किया है। भाई जो परचेज है वो भी कोई ना कोई सा अमाउंट होगा। सबसे पहले हम इसमें से ना जो चीजें लेस होंगी ना पहले उसे लिख देते हैं, जो बातें लेस होंगी। सबसे पहले मेरे पास क्या होगा, रिटर्न, एक जो रिटर्न किया होगा पहले वो माइनस कर दो। ठीक है, दूसरी बात पे इसमें ड्राइंग आया होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जो तुम्हारे पास ड्राइंग आया होगा वो होगा। अगला बोल सकता हूं एडवर्टीजमेंट, ठीक है, जो एडवर्टीजमेंट है वो आ गया होगा। और अगर मैं एक अगली बात और कर दूं तो चैरिटी बोल सकते हैं, जो चैरिटी है वो आ गया होगा। भाई देखो ऐसे ना अगर तुम्हारे पास और भी, जैसे एक और था लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, ठीक है, या फिर बोल देंगे कुछ भी हो जाए, लॉस ऑफ गुड्स। भाई कोई सा भी रीजन हो सकता है। ठीक है, अगर हमारा क्या गुड्स जो है लॉस हो गया, मतलब कि मान लो खराब हो गया, खत्म हो गया किसी भी रीजन से, तो हम क्या करेंगे भाई, इसमें से माइनस कर देंगे। बताओ पहले वाली बात समझ में आ रही है। भाई अब ना एक चीज समझो, भाई मुझे बताओ कि जैसे मान के चलो मैंने ऐसा किया है, मैंने कोई सा ना गुड्स परचेज किया, ठीक, गुड्स की पेमेंट सब कर दी है मैंने, इंश्योरेंस सब हो रखा है, जो भी चीजें करानी इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ हो रखी है। अब मैंने उसको खरीद लिया, वो रास्ते में वो क्या मैंने खरीद लिया उसको, उसका जो पूरा ये मान के चलो कि इस पे जो प्रॉपर्टी इन गुड्स है ना, मतलब कि जो राइट है, जो मालिकाना हक है वो मेरे पास आ चुका है। तो लेकिन वो रास्ते में अभी मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा नहीं करूंगा, करते हैं उसको। भाई देखो उसको कब रिकॉर्ड नहीं करते, जब इन्वेंट्री टेकिंग की बात आती है। ठीक है, इन्वेंट्री टेकिंग तो बारे में चैप्टर भी इन्वेंट्री वाला चैप्टर है नहीं, तुम जाके मान लो फर्स्ट ईयर वगैरह में पढ़ोगे। ठीक है, तो भाई यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो मैं तुमसे सिंपल सा बोल दूं कि मेरे पास क्या है कि गुड्स ना ट्रांसिट में, गुड्स इन ट्रांसिट, ठीक, तो उसको भी, और ना अगर पूरा मालिकाना हक है मेरे पास, ठीक है, तो उसको भी क्या इसमें ऐड कर देते हैं। परचेज तो कर लिया ना मैंने, तो उसको इसमें ऐड कर देंगे। अब क्या बस आना बाकी है।
अगर इन केस हमारे पास क्या है कि कोई ये बोल दे कि अगर रास्ते में लॉस हो गया, तो ये भी तो हो सकता है कि रास्ते में ट्रक पूरा पूरा पलट गया, तो हमने इंश्योरेंस क्यों करवा रखा है? इंश्योरेंस भी तो करवा रखा है, तो वो सही सारी बात है। ठीक है, तो भाई अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है कि जो अगला आ जाएगा, यहाँ पे क्या कर देंगे, नॉर्मल से चीजें करेंगे ऐड। ठीक है, और ऐड क्या होगा भाई, गुड्स इन ट्रांसिट बोल सकते हैं, गुड्स इन ट्रांसिट। भाई इसको क्या है, हमें यहाँ पे ऐड करना होता है। भाई उसके बाद ना अगर मान के चलो कि एक बात और है, सुनो, कभी कभार ना ऐसा होता है कि हमने सामान तो खरीद लिया लेकिन हमने रिकॉर्ड नहीं किया, गलती हो जाती है ना रिकॉर्ड ना करते तो, ओमिशन की जो एंट्री होती है, हमने क्या किया, सामान खरीदा लेकिन हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो उसे रिकॉर्ड कर देंगे अब। तो इसमें और क्या ऐड हो जाएगा भाई, एक चीज और ऐड हो जाएगी, गुड्स परचेज बट नॉट रिकॉर्डेड, बट नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है भाई, ये सारी चीजें। तो अगर हम ना इन सब को कैलकुलेट कर लेते हैं ना, तो हमारे पास जो लास्ट में निकल के आता है उसी को हम क्या बोल देंगे, नेट परचेस बोल देंगे उसे। ठीक है भाई, ये चीज है हमारे पास की नेट परचेस, इस तरीके से निकालते हैं। ठीक, अब सुनो भाई, देखो अब जो है ना मतलब कि हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारे पास है मतलब इलिस्ट्रेशन नंबर है हमारे पास, और 4th निकाल लो एक बार। ठीक है, उसमें जो जो बातें आती है पहले उसको देख लेंगे, उसके बाद देखेंगे आगे क्या क्या चीजें। ठीक है, तो भाई देखो जो मेरे पास इलिस्ट्रेशन नंबर 4 है उसके अंदर बस हमें क्या है, नॉर्मल सा ना ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ठीक, तो भाई इसमें देख लो एक बार, सिंपल सा ना भाई, वैसे पता हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। इसमें नॉर्मल से एंट्री लिखी है, पहले मेरे पास है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2020। ठीक है, पहले एंट्री तो यही है ना, तो ये जो पहले मेरे पास है स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक बोल सकते हैं इसको, तो ट्रेडिंग की डेबिट साइड में आ जाएगा। दूसरा जो मेरे पास है सेल्स रिटर्न, तो भाई सेल्स रिटर्न पहले सेल्स लिखोगे, उसमें से माइनस कर दो। भाई कल वाला तुम्हें पहले क्वेश्चन याद होना चाहिए। ठीक, उसके बाद है अगला वेजेस, तो भाई वेजेस पता है डेबिट साइड में लिखोगे, और परचेस है उसे डेबिट साइड में लिखोगे। परचेस रिटर्न है तो लिख के उसमें से माइनस कर दोगे। ठीक, फिर कैरेज इनवर्ड, तो इसको पता है खर्चा है तुम्हारा, कैरेज आउटवर्ड ये पता है खर्चा है, दोनों डेबिट साइड में आएगा। और उसके बाद अगला है फ्राइट इनवर्ड, तो भाई ये सारे वही है। लास्ट में तुम्हारे पास क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है, डेबिट साइड में लिख देना। ये तो हो पाएगा आराम से भाई, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तो इसे कर लेना। अब ना सुनो, जो हमारे पास ना नेक्स्ट है उसे निकाल लो। अच्छा भाई पहले ना एक मिनट सुन जाओ, यहाँ पे ना तुम अगर ना ये देखोगे ना कैरेज इनवर्ड और आउटवर्ड में एक चीज देखो, सुनो, जो कैरेज आउटवर्ड है भाई, यहाँ पे ना आउटवर्ड हमारे पास क्या है कि प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, बात समझ आ रही है। जो कैरेज आउटवर्ड है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होता, वो क्या सेल से रिलेटेड है, बात समझ आ रही है। तो एक खर्चा होता है प्रोडक्शन से रिलेटेड, दूसरा होता है सेल से रिलेटेड, तो ये सेल से रिलेटेड है जो कैरेज आउटवर्ड है। भाई सामान बाहर क्यों लेके जाएंगे, बेचने के लिए ना, ऐसे तो होगा। तो देखो एक दूसरा होता है रिटर्न करने पे, लेकिन बस में एक्चुअल में तो मेंशन तो है नहीं, तो हम क्या मान के चलेंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेल पे खर्चा है। तो भाई देखो सेल के लिए अगर कोई सा खर्चा है ना तो उसको मत मानो, परचेज के लिए अगर होता तो हम इसमें लिखते हैं, लेकिन मेरे पास क्या है ये मतलब जो कैरेज आउटवर्ड है सेल पे खर्चा है, तो जो सेल पे खर्चा है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, इसके अंदर नहीं आता। तो मैंने भाई देखो नॉर्मल सी बात है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर तो मैंने डिफरेंस पता होना चाहिए। मैं तुम्हें फर्स्ट टर्म के भी जितने चैप्टर कराए थे उन सब में मैंने तुम्हें यही बातें बताई थी कि बताओ ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, तो इस तरीके से तुम्हें पता रहना चाहिए। ठीक है, और फिर मैंने लिखवाए भी थे तुम्हें बहुत सारे, कहा था भाई लिख के देखना डायरेक्ट कौन कौन से हैं, इनडायरेक्ट कौन कौन से हैं, तुमने नहीं लिखे तो भाई देखो फिर क्या क्या चीज़ें। अब ना एक बार जो हमारे पास इलिस्ट्रेशन नंबर 5 है उसे देख जाओ। जो अब ना हमारे पास जो इलिस्ट्रेशन नंबर 5 है पहले उसे देखो, उसके बाद ना जो जो बातें सामने निकल के आती हैं उसको देखेंगे। भाई क्वेश्चन पढ़ो पहले, क्या लिखा है उसमें, देखो क्वेश्चन जो हमारे पास है उसमें कह रही है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है, अच्छा देखो ऐसा होता है ना कि कभी कभार ना तुम्हें क्या है छोटी मोटी कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ती है, ऐसा होता है, तो तुम क्या है पीछे जाके कहीं कर लेते हो या साइड में लाइन खींच के कर ली। भाई ऐसा पता है मत करो, तुम पता है किस तरीके से करो, नीचे जैसे तुम्हारे पूरे फॉर्मेट बन गए, फॉर्मेट बनने के बाद एक हेडिंग डालो वर्किंग नोट, तुम्हें उसके मार्क्स मिलेंगे, वर्किंग नोट डाल दो। ठीक है,
थोड़ा ना सिस्टमेटिक तरीके से कर दो, ठीक। जैसे मान लो तुम्हें परसेंटेज निकालना है तो क्या कर दो, थोड़ा सिस्टम फॉलो कर लो कि हाँ भाई कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ परचेज या फिर सेल, जो भी तुम्हारे पास चीजें आ जाए। तो अब क्या है कि ऐसे हेडिंग डाल के नीचे सॉल्व करो, तुम्हें उसके मार्क्स मिलते हैं। मतलब नॉर्मल सी बात है कि अगर तुम एग्जाम में कभी भी जाते हो और अगर तुम्हें थोड़ी सी कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ती है तो उसको नीचे हेडिंग डाल दो वर्किंग नोट, सॉल्व करना शुरू कर दो, तुम्हें उसके मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखो पहला कह रहा है कि हमें क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो देख लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। और भाई कब का है ये, एज ऑन 31 मार्च 2021, एज ऑन 31 मार्च 2021 है। भाई वैसे हर साल की जो बुक है उसमें सिर्फ ना वही मतलब कि डेट वगैरह तो चेंज होगी ना, और सब तो सेम ऑलमोस्ट, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन इधर उधर होंगे वरना तो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। जैसे मान लो 1-2 साल का डिफरेंस तो पता चल जाता है, लेकिन अगर 5 साल के डिफरेंस की बात कर दो ना तो नहीं चलेगा मेरे हिसाब से। एकदम आकर बीच में बोल जाता है। सुन जाओ भाई। ये तुम्हारा डेबिट साइड है, ये वाला क्रेडिट साइड। सुनो भाई, तो देखो हम ना स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास लिखा हुआ है कैश परचेज लिखा है इसमें, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है परचेज ही होगा, ठीक है। सुनो, अगर ना तुम्हारे पास कभी भी ऐसा हो जाए कि कैश परचेज लिखा हो ना तो समझो इसमें बाद में तुम्हारे पास क्या है, क्रेडिट वाला परचेज भी आएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है। अगर कभी तुम्हारे पास ऐसा नहीं कैश परचेज लिखा हुआ है, क्या समझेंगे कि आगे क्रेडिट परचेज भी आ सकता है। तो हमेशा तुम्हें ना जैसे परचेज हो गया, सेल्स हो गया, इन सबको तुम्हें क्या है कि इसके एक अंदर ही कॉलम बना के चलना है, ठीक है। जैसे कैश अगर मान लो कि परचेज है तो अंदर कॉलम पहले से बना लो, और सेल्स है उधर ही अंदर कॉलम, क्योंकि हमें रिटर्न भी तो मैनेज करना होता है। परचेज लिखा हुआ है उसमें से क्या मैनेज करना है तुम्हें, रिटर्न। तो ये सारी बात देख के चलनी होती है, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास है कैश परचेज, कैश परचेज है, ठीक है। और भाई वो मेरे पास है 1,50,000, 1,50,000 का है, ठीक है। तो देखो ये जो 1,50,000 का जो मेरे पास परचेज है इसमें से पहले हम क्या है कि लेस कर देंगे क्या, रिटर्न। अगर कुछ रिटर्न होगा तो उसको पहले यहाँ पे माइनस करके चलते हैं पहले से ही कि हाँ भाई अगर कुछ आ गया तो देखा जाएगा। सुनो, उसके बाद देखो अब जो मेरे पास जो नेक्स्ट है उसमें भाई क्रेडिट परचेस भी है, जो उधार का जो परचेस है वो भी है, ठीक। तो भाई सुनो, अगर मेरे पास उधार के परचेस की बात भी आ जाती है तो उस टाइम क्या करना होता है हमें, तो इसमें पहले भी ना ऐड करते चलते। भाई मान लो यहाँ पे कुछ ना कुछ अमाउंट आएगा और यहाँ पे कर दो ऐड क्रेडिट परचेज, और कितने का है, 9 लाख रुपए का है। और जो आएगा फिर देखते हैं अगर कुछ हुआ तो। पहले तो भाई सब ऐसे ही लिख दो, अगर आया तो कुछ और आया तो नीचे, वरना यहाँ पे। सुनो, उसके बाद कह रहे कि रिटर्न इनवर्ड। भाई रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या है, रिटर्न इनवर्ड है क्या इसका मतलब, जैसे एक मेरे पास मैं होता ना परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, तो पहले मैंने सेल्स किया होगा तो सेल्स रिटर्न हुआ है, तो पहले लिख देंगे भाई यहाँ पे बाई सेल्स। अच्छा यहाँ पे 2 लिख लेना भाई, ठीक है, जो मेरे पास 2 है वो लिख लेना बाई सेल्स। इसमें से क्या कर देंगे हम, लेस कर देंगे रिटर्न। रिटर्न कितने का है, रिटर्न है हमारे पास 20,000 का तो यहाँ पे 20,000 यहाँ पहले से माइनस करके लिख दो। अगला मेरे पास लिखा हुआ है कैश सेल्स है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे सेल्स को ऊपर ही डाल के चलो, यहाँ पे 1,60,000। अच्छा देखो इसकी ना एक बातें और कर सकते हैं, जैसे मेरे पास ना ऐसा लिखा है तो मैं दिक्कत आ रही है कि हाँ भाई कभी कैश सेल्स बोल रहा है कभी क्रेडिट सेल्स बोल रहा है, तो साइड में ना तुम ऐसे डालोगे मतलब कि ना कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे मान लो
कैलकुलेशन ऑफ नेट सेल। इसका क्या तुम जो वर्किंग नोट है वो बना सकते हो, यहाँ पे हेडिंग डाल दोगे एक वर्किंग नोट फर्स्ट, और क्या मेरे पास कैलकुलेशन ऑफ नेट सेल। तो मेरे पास क्या क्या चीजें, पहला कैश सेल है, ठीक है, उसके बाद अगला मेरे पास जो है क्रेडिट सेल है, और फिर इसमें से जो है रिटर्न, मतलब रिटर्न इनवर्ड, ये सारी चीजें है ना, तो उसको माइनस कर दो। जैसे मेरे पास पहला है कैश सेल, कैश सेल्स कितने का है कैश सेल, 1,60,000। अब इसमें ऐड करो जो मेरे पास क्रेडिट पे जो सेल है उसको, कितने का मेरे पास क्रेडिट सेल है, जो क्रेडिट सेल है वो है 11 लाख का, 11 लाख का है ना, तो ये है 11 लाख, ठीक है, 11 लाख रुपए की मेरे पास सेल है। अब इसमें से क्या है कि टोटल और तो सेल होगा नहीं मेरे पास, कैश है, क्रेडिट है, और उसके बाद सेल्स नहीं है, ठीक। तो क्या करते हैं भाई इसमें से अब जो हमारे पास अगला रिटर्न वाला माइनस कर दो और टोटल इन्हें ऐड कर दो। यहाँ पे मेरे पास है सेल, जिसको टोटल सेल बोल सकते हैं। टोटल सेल कितना है मेरे पास, यहाँ पे 11 लाख, 12,60,000, 12,60,000। इसमें से लेस कर दो रिटर्न, लेस रिटर्न, रिटर्न कितने का है भाई, 20,000 का। अच्छा, हमें ना ये वर्किंग नोट बनाना कब होता है, ये बात भी तो पता होनी चाहिए कि वर्किंग नोट कब बनाए और कब ना बनाए। अगर ना तुम्हें लग रहा है कि अंदर ना बहुत ज्यादा खिचड़ी सी पक रही है, बहुत ज्यादा, ये मान लो कि छोटे छोटे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन अंदर ही हो रही है, तो तुम इसको बाहर कर सकते हो, ठीक है। और ना यहाँ पे तुम क्या है कि शॉर्ट फॉर्म, जैसे एक साइड तो मैंने कर दिया से परचेस वाला, तो मैंने सेल्स वाला दूसरा बाहर इसलिए बताया ताकि तुम इसे भी कर सकते हो। जैसे अगर ना परचेस की बात हो जाए तो परचेस को यहाँ पे लिख के नॉर्मल सॉल्व कर दोगे, ठीक है, और सेल्स की बात हो तो भी कर पाओगे। तो यहाँ पे रिटर्न कितना है, तो मेरे पास कितना आएगा, 12,40,000 का। तो मेरे पास जो नेट सेल है, ठीक है, नेट सेल कितने मेरे पास, 12,40,000 रुपए का है। तो भाई अब मैंने यहाँ पे नॉर्मल ना इन सबको हटा के ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जो मेरे पास सेल है, या फिर नेट सेल भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा, नेट सेल, ठीक है। और नेट सेल कितने का है भाई मेरे पास, यहाँ 12,40,000 का है, ठीक है। ये बात समझ आ गई, कितने का है मेरे भाई, 12,40,000 का। तो पहले ना अगर हमें ये वाली बातें पता लग जाती है तो भाई कर सकते हो, एक तो अंदर कर सकते हो, दूसरा बाहर कर सकते हो, दोनों में से तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसा कर सकते हो। उसके बाद क्या है भाई, रिटर्न आउटवर्ड है 10,000 का। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब पहले परचेस किया होगा मैंने, उसको रिटर्न कर दिया, तो जो रिटर्न है कितने का है, वो 10,000 का रिटर्न है। तो भाई परचेस से रिलेटेड और कुछ है उसके बाद है भाई फ्राइट इनवर्ड है, ठीक है, जो फ्राइट इनवर्ड मतलब परचेस पे खर्चा हुआ होगा। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे भाई, पहले इसे सॉल्व कर दो, वैसे लास्ट में देखते हैं, अगर कोई दिक्कत होती है तो लास्ट तक पहले पहुंच जाते हैं, फिर सॉल्व करेंगे इसे। मेरे पास क्या है ये, 2 फ्राइट इनवर्ड, ठीक है। और फ्राइट इनवर्ड कितने का है भाई, 3,000 रुपए का है, 3,000। और उसके बाद अगर अगली बात कर दें कैरेज इनवर्ड, तो भाई यहाँ पे कैरेज इनवर्ड है, कैरेज इनवर्ड, और वो कितने का है, 3 है, 30 है, ये वाला भी 3 था, ठीक। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वेजेस एंड सैलरीज। अच्छा भाई सुनो, अब वैसे सैलरी जो है ना हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा है, ठीक है, जो सैलरी किसका हिस्सा है, वो प्रॉफिट एंड लॉस का। तो इसमें जो मेरे पास लिखा है ना कि वेजेस एंड सैलरीज, अगर सैलरीज एंड वेजेस लिखा होता ना तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाता, ठीक। यहाँ पे क्या है कि भाई ऐसी बात करें, दिहाड़ी दी जा रही है या फिर इसको सैलरी देनी है वो दी जा रही है, ठीक। तो यहाँ पे क्या मेरे पास वेजेस और सैलरीज यहीं पे आ जाएगा, वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है। और कितने का है भाई वो, 4,000 रुपए का। और फिर जो नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक मेरे पास है 1,50,000, टू ओपनिंग स्टॉक वो है 1,50,000 का, ठीक है। और भाई जो मेरे पास लास्ट में है उसने भाई कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक वाज 88,000 एट कॉस्ट बट इट्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब कि जो मार्केट प्राइस है वो 84,000 है। हाँ भाई सुनो, एक बात ध्यान रख के चलना कि हमें ना एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए। जैसे मान लो मैं तुमसे ऐसा बोल दूं कि एक मेरे पास जैसे मान लो मार्कर है,
ठीक है। इस मार्कर की कॉस्ट मेरे पास जो मैंने बनाया ना इसको 12 रुपए में बनाया, मैं इसको जो बेचना चाहता हूँ, ठीक है, 15 में बेचना चाहता हूँ, ठीक। तो अब इसको मैं किस पे नोट करूंगा, मैं अपनी जो मेरी अकाउंट्स की बुक है, मैं इसको 12 रुपए का नोट करूंगा या 15 रुपए का नोट करूंगा? भाई तुम सबको वो याद है, मतलब कि जब मैंने तुम्हें थ्योरी वगैरह करवाई थी, थ्योरी में तुम्हें ना एक छोटी सी बात बताई थी कि हम जो है ना कभी भी अगर क्लोजिंग स्टॉक की अगर मान लो कैलकुलेशन करते हैं तो क्या करते हैं उस टाइम? किसी को थ्योरी याद है? अगर कभी भी हम ना कैलकुलेशन मतलब कि मान लो क्लोजिंग इन्वेंट्री की अगर कैलकुलेशन करते हैं ना, तो उसमें क्या बोलते हैं कि मतलब ये बोल सकते हैं कि भाई बुक वैल्यू, ठीक है, एक मेरे पास बुक वैल्यू होती है, बुक वैल्यू एंड मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, ठीक है, मतलब बोल सकते हैं कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। ये थ्योरी में तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ। अगर तुम ना जो मैंने मतलब कि जो प्रोजेक्ट टाइप वाले पे करवाया था ना वीडियो जिसकी बनी है, अगर उसमें पढ़ने जाओगे ना, अगर कोई सी वीडियो देखते हो जिसमें ये मान लो कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वाली अगर बात आ जाती है, उसमें तुम एक चीज देखोगे, मैंने जो तुम्हें बताया था वो ये था कि कभी भी अगर हम क्या है क्लोजिंग इन्वेंट्री की कैलकुलेशन करते हैं तो उस टाइम पता क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो तुम्हारे पास जो क्वेश्चन, जो बुक के अंदर जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ भाई? यहाँ पे लिखा है कि क्लोजिंग स्टॉक वाज 88,000, कितने का है? 88,000। कह रहे कि एट कॉस्ट, कॉस्ट उसकी कितनी है? 88,000, मतलब कि 88,000 रुपए की कॉस्ट है, ठीक। कह रहे बट इट्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब कि जो मार्केट प्राइस बोलते हैं 84,000 है। बताओ विच एवर इज लोअर, कौन सा कम है? मार्केट प्राइस वाला कम है, तो हम वो लिखेंगे। बात समझ में आ गई? तो तुम्हें बस ना क्या ध्यान रख के चलना है कि अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो मैं क्या करना है? मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर। भाई ये थ्योरी ना तुम्हें आगे तक काम आएगी। और पता है बहुत सारे तो जो टीचर वगैरह वो नॉर्मली बता देते हैं कि भाई दोनों में से जो तुम्हें मतलब कि ना पहले तो वो क्या कर लेंगे कि कैसे ना किसी तरीके से अपना एक तुक्का बना लेंगे, ठीक। और उसके बाद ना कोई प्रिंसिपल फॉलो नहीं करना। उसके बाद बोलेंगे भाई बच्चों इसमें से तुम्हें जो कम दिख जाए ना वो लिख देना, ठीक। तो तुम्हें ना देखो मैं तुम्हें बताया था कि जो इन्वेंट्री का जो प्रिंसिपल था जब थ्योरी करवा था, एक बात थी उसके अंदर कि कभी भी अगर हम ना क्लोजिंग स्टॉक की जो मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसकी वैल्यूएशन करते हैं, उसमें क्या होता है कि मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर, या फिर जो कॉस्ट प्राइस है उसके बदले बुक वैल्यू भी आ सकती है, ठीक है। तो हमें क्या लिख के चलना है? जो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, कितने का हो जाएगा वो? 84 का, 84,000। भाई यहां पे ना ब्रैकेट में लिख लो कि वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री प्रिंसिपल, ठीक है। भाई ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि मार्केट प्राइस एंड बुक वैल्यू विच एवर इज लोअर, ठीक है। भाई इस प्रिंसिपल को थोड़ा सा याद रख के चल लेना, ठीक है। ये हमारे पास ना जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना उसके अंदर डिफाइंड है भाई पहले से, ठीक। ये बात थोड़ी ध्यान रख के चल लेना। उसके बाद और तो कुछ इसके अंदर है नहीं, ठीक है। तो भाई टोटलनेस के एक बार देख लो कि हमारे पास टोटल कितना आ रहा है। ये अब देखो हमने क्या छोड़ा है? सिर्फ इसको छोड़ा है ना, और तो कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास है नहीं। तो क्या करेंगे? 1,40,000। तो अब कितना है? 9 लाख में 1 लाख जोड़ेंगे 10 लाख, तो यहाँ पे कितना आ गया? 10,40,000। भाई यहाँ बता दो मेरे को कितना आ रहा है? 10,40,000 फिर जाके मेरे पास है 11,90,000, 11,90,000 और फिर जाके इसको अगर जोड़ता हूँ 3 3 6 तो कितना टोटल? 12 लाख आ रहा है यहाँ पे। भाई यहाँ पे आ रहा है 12 लाख, वहाँ कितना है? भाई यहाँ पर लिख देना छोटा सा 12 लाख। भाई ध्यान रख के चलना, तुम्हें एग्जाम में भी सेम ऐसे ही करना है। पहले छोटा सा नीचे लिख लेना है, इतना छोटा जो सिर्फ तुम्हें दिखे, ठीक। ताकि ना भाई पता बच्चे भूल जाते हैं जो बात है, क्योंकि मैं तो एक्सपीरियंस जो तुम्हें पता होगा कि हाँ भाई मतलब ये मान लो तुम्हें तो पता नहीं होगी भाई क्या क्या दिक्कतें आएंगी, पहले ही बता के चल रहा हूँ। तो देख लेना, यहाँ 12 लाख लिख दिया, यहाँ पे कितना मेरे पास 12,40,000 है, इसमें 80 जोड़ दो तो कितना है मेरे पास 13,20,000, तो 13,24,000। यहाँ पे कितना आएगा? तो दोनों में से जो बड़ा है ना उसे अंदर लिख दो। कितना? 13,24,000 था ना,
13,24,000, 13,24,000। भाई 13,24,000 में से 12 लाख माइनस कर दो, कितना 1,24,000 ऐसे आएगा ना। तो जो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कितना आ जाएगा भाई मेरे पास 1,24,000 भाई यहाँ पे ना ब्रैकेट में लिख सकते हो ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये चीज है भाई। एक काम करना, इन सब की जर्नल एंट्रीज ना घर से करके लेके आनी है तुम्हें। इन सब की जो भी तुम्हारी जर्नल एंट्री बन सकती है उसको घर से करके लेके आओ। भाई सुनो, नेक्स्ट क्लास में ना मैं देखो तुम्हारा ना एक फॉर्मूले और जोड़ दूंगा। भाई एक बात ध्यान रख के चलना कि अगर ना मैं तुम्हें सारे फॉर्मूले एक साथ कराऊंगा ना, तुम ना भूल से जाओगे, मतलब याद करने में दिक्कत आएगी। आज तुम्हें 2 फॉर्मूले कराए, फिर जाके मतलब कि एक पहले फॉर्मूला बता चुका हूँ, दूसरे में थोड़ा सा और ऐड किया है। एक फॉर्मूले हर एक क्लास में ऐड करूंगा, फिर जाके इसके फॉर्मूले वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। वही कर लो, इसे नोट डाउन।